बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने गुजरांवाला भी छीन लिया। यानी पीएमएलएन की जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये जीटी रोड की पॉलिटिकल पार्टी है। मुल्तान रोड और जीटी रोड के साथ साथ ये पॉलिटिकल पार्टी चलती है। यहाँ पे इनका बहुत जोर है। यहीं से ये लोग 50-60 सीटें निकाल लेते थे और यहीं से पीएमएलएन की एक ताकत बनती थी इन दो एरियाज से। अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है, जिस तरीके से उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, जिन इलाकों से और हलकों से होकर वो गुजर रहे हैं, क्योंकि मोटरवे की सराउंडिंग के अंदर जितनी सीटें वो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली थी। जीटी रोड पे पीएमएलएन मजबूत कहलाई जाती थी। अब अगर जीटी रोड पे जेलम तक का इलाका जो है वो सबसे अहम एरिया है। यहाँ से यानी गुजरांवाला में, मुरीदके में, शेखुपुरा में आप आगे बढ़ जाएं तो सियालकोट में, साथ उसके इलाका नारोवाल का है, उसके बाद आगे गुजरात आ जाता है, मंडी बहाउद्दीन आ जाता है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे खारियाँ, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे पीएमएलएन जीत जाती है, इलेक्शन अक्सर जीत जाती है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च को ले जाकर पीएमएलएन के लिए इसको ताबूत बना देना है उनकी सियासत का। क्योंकि जिस तरह लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो मनाजिर हम देख रहे हैं, मैंने अपने सहाफ़ती करियर में ये वाले मनाजिर इस तरह के नहीं देखे। ना इससे पहले मैंने कभी इस तरह का लॉन्ग मार्च देखा है। इस लॉन्ग मार्च को आप समझिए, इमरान खान साहब नए नए तजुर्बे करते हैं। आप गौर कीजिए कि जब भी वो कोई चीज़ करते हैं नए तरीके से करते हैं और कभी भी नया तजर्बा करने से डरते नहीं हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दिन रात रो रही थी कि इमरान खान को बोलो लॉकडाउन लगाए, इमरान खान को बोलो पाकिस्तान को बंद करे, इमरान खान को बोलो बाजारों को, कारोबार को, सबको बंद करे और हर शख्स को उसके घर के अंदर बंद कर दे, कर्फ्यू लगा दे पाकिस्तान में। सब पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी यही कह रही थी। सब इमरान खान साहब पे दबाव डाल रहे थे और वो अकेले डट गए। उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी ने भी दबाव डाला, मीडिया ने भी डाला। इमरान खान साहब अकेले डट गए और उन्होंने कहा कि मैं लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, मेरे लोग भूखे मर जाएंगे। उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना, एक स्मार्ट लॉकडाउन उन्होंने मुतारिफ करवाया और फिर दुनिया ने माना कि सबसे बेहतरीन अंदाज में जो आदमी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ा है और जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो इमरान खान है। एक नया तजुर्बा था लेकिन उन्होंने किया और दुनिया ने उसको फिर फॉलो किया। ऐसा लॉन्ग मार्च भी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा, जो सुबह शुरू होता है शाम तक चलता है, फिर लोग रेस्ट करने चले जाते हैं, लीडर भी चला जाता है, अगली सुबह वो दोबारा शुरू हो जाता है। यानी लाहौर से लेकर अगर आप रावलपिंडी तक देखें तो दर्जनों स्टेशन बने हुए हैं। एक स्टेशन से चलते हैं, लोग साथ मिल जाते हैं, दूसरे स्टेशन तक वो लोग साथ चलते हैं, दूसरे स्टेशन पे जाके इमरान खान साहब खिताब करते हैं, पुराने लोग वापस चले जाते हैं, अगले लोग फिर चल पड़ते हैं। इस तरह ये लॉन्ग मार्च जा रहा है। इमरान खान साहब अपने क्राउड को, अपने लोगों को थका नहीं रहे। कोई शख्स मिसाल के तौर पे 1 दिन के लिए लॉन्ग मार्च में आता है, कोई 2 दिनों के लिए आता है, कोई 6 घंटे के लिए आता है, कोई 8 घंटे के लिए आता है, लेकिन लोग इसका हिस्सा बनते हैं और वापस अपनी मामूल की ज़िंदगी में चले जाते हैं। इमरान खान साहब अपने क्राउड को थका नहीं रहे, वो लोगों की सिर्फ शमूलियत करवा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त वो रावलपिंडी पहुंचेंगे, रवात क्रॉस करेंगे, तो उस वक्त फिर सबको कॉल आ जाएगी और फिर पूरा पाकिस्तान निकलकर रावलपिंडी की जानिब, इस्लामाबाद की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये एक नई हिकमत अमली है, नए तरह का लॉन्ग मार्च है, हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। इमरान खान साहब के ज़हन की पैदावार है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे नए नए तजुर्बे किए हैं। अब उनका ये नया तजुर्बा भी हम देख लेंगे कि कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। लेकिन ये नई चीज़ है, इससे पहले नहीं हुआ था। हमने दुनिया में पॉलिटिकल साइंस के अंदर कभी इस तरह का लॉन्ग मार्च नहीं पड़ा। लॉन्ग मार्च तो कंटिन्यूसली जा रहा होता है, लेकिन ये रुकता है फिर चलता है, रुकता है फिर चलता है, और लोग उसी शिद्दत के साथ इसके अंदर शामिल होते हैं। शहर से शहर होते होते अब ये लंबा होता चला जा रहा है। तो इस नए तजर्बे का नतीजा क्या होगा? जो पुराने तजर्बाकार हैं, जिनका सियासत में 70 साल तजर्बा है, या जो पीडीएम की जमातें हैं जिनका सियासत में बहुत तजर्बा है, वो सारे नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस नई चीज़ से निपटने के लिए ताकत के इस्तेमाल के अलावा उनके पास कोई और रास्ता है। बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा पहले वो सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मार्शल लॉ क्या पाकिस्तान में वाकई लग जाएगा। क्या ये खबरें ठीक हैं? क्या वाकई में मार्शल लॉ लगाने के लिए अमेरिका ने या ताकतवर दुनिया के जो ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तो मैं आपके सामने तफसीलात अभी रख देता हूँ कि मार्शल लॉ लगाने के लिए इस वक्त क्या सिचुएशन है। गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च की शुरुआत इमरान खान साहब ने खिताब किया, मैंने पाकिस्तान को टूटते देखा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था, जो इलेक्शन जीत गई थी।
लेकिन मशरकी पाकिस्तान की आवाम को उनका हक नहीं दिया गया। यहां पे एक सियासतदान था, उसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए साजिश की और फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिसके नतीजे में मुल्क टूट गया। अब दोबारा आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ये मिलकर साजिश कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ, और सबसे बड़ी जमात पीटीआई और फौज और एस्टेब्लिशमेंट को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। सारे चोरों का मकसद फौज का पीटीआई से टाकरा करवाना है। मेरा जिना मरना पाकिस्तान में है, नवाज शरीफ आया उसका मुकाबला करूंगा, उसके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ूंगा। तो अगर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं तो इमरान खान साहब ने उनको चैलेंज भी कर दिया है। देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, आज है मार्शाल्लाह की तरफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, तो इसके ऊपर बात इतनी मेरे ख्याल में काफ़ी है। लोग सुनते रहते हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। जो हुजूम हम देख रहे हैं, जिस तरह का गुजरावाला ने इस्तकबाल किया, लगता है कि गुजरावाला भी गया पीएमएलएन के हाथ से। और आज इतनी फ्रस्ट्रेशन थी कि मरियम नवाज को वहाँ लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। यानी छुट्टियां भी हराम कर दी हैं इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए लोगों ने। लोग इतनी ज़ोरदार टक्कर मार रहे हैं, लोग ऐसे ज़बरदस्त तरीके से निज़ाम से टकरा रहे हैं, लोग इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं कि मरियम नवाज की बौखलाहट उनके चेहरे से दिखाई दे रही थी। गुजरावाला जब हाथ से निकल रहा है तो गुजरावाला यानी लाहौर तो तकरीबन हाथ से निकल गया पीएमएलएन के, और उनको ये मानना पड़ेगा कि लाहौर में अब 50-50 है। लाहौर उनका गढ़ हुआ करता था, 2 शहरों पे पीएमएलएन को बड़ा गुरूर था। जो चंद शहर 4-5 अगर मैं शॉर्ट लिस्ट करूं तो पहले नंबर पे उनका शहर होता था लाहौर, दूसरा उनका साथ ही लाहौर की तरह मजबूत शहर होता था गुजरावाला, एक उनको बड़ा एतमाद था सियालकोट के ऊपर, फिर उन्हें लगता था सरगोदा में उनको नहीं हराया जा सकता, फिर नारोवाल के अंदर। अब ये शहर उनके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं, और जैसे जैसे रेत हाथ से फिसल रही है, इन शहरों की आवाम उनसे दूर होती चली जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। और वो हमने मरियम नवाज की आज ज़बान में, उनकी ज़बान के अंदर जो अल्फाज का चुनाव उसके अंदर और फ्रस्ट्रेशन, वो सारी हमने देखी कि उनके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, सारी मेहनत ज़ाया हो रही है, इलेक्शन के अंदर उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरे कुछ फैक्ट्स हैं, उनको आप अपने दिमाग में बैठा लें कि देखिए DGISI ने और पाक फौज के तर्जमान DGISPR ने, इन दोनों जनरल्स ने इमरान खान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, उनके बारे में नापसंदीदगी का इजहार तो कर दिया है। यानी गिले शिकवे तो उनसे किए हैं, साफ साफ किए हैं। यानी नवाज शरीफ से आज तक कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया, आसिफ अली जरदारी से नहीं किया, मौलाना फजल रहमान से नहीं किया, लेकिन इमरान खान से DGISI ने, DGISPR ने, या पाक फौज ही आप कह लेंगे, फौजी की आदत की ही नुमाइंदगी करते हैं ये लोग, तो इन्होंने इमरान खान से डिसप्लेयर का इजहार किया है, नापसंदीदगी का इजहार किया है और उनसे गिले शिकवे किए हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के इदारे इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। इमरान खान के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इदारों के अंदर बैठे हुए लोग उनसे प्यार नहीं कर रहे, उनके खिलाफ हैं, उनसे गिले और शिकवे कर रहे हैं। यह बात तो आप कर लें क्लियर कि इमरान खान साहब को इदारों की जो सपोर्ट का एक एलिमेंट कहा जाता था, वो अब सपोर्ट तो दूर की बात है, वहां पे इमरान खान साहब के खिलाफ मुखालफत मौजूद है। और ये अब नजर भी आ रही है, गिले शिकवे उसी से की जाते हैं जिससे कोई थोड़ी सी आपकी मुखालफत हो, या आपको लगे कि ये बंदा ज्यादती कर रहा है, या आपको लगे कि ये बंदा, इसको ये नहीं करना चाहिए था जो ये कर रहा है, या आपको वैसे ही कोई और रीजन हो सकता है। तो जो भी रीजन है उसके तहत ये बात क्लियर रखें कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब के साथ टकराई हुई है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड इमरान खान के पास नहीं है। अब इमरान खान के पास है क्या? वो सिर्फ अवाम के बलबूते पर इलेक्शन मांग रहा है कि आ जाओ मैदान में, इलेक्शन करवा देते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट भी ये बात जानती है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये बात जानती हैं कि इलेक्शन आया तो हम सारे फारिग हैं, फिर हमें हुकूमत बचाने का भी मौका नहीं मिलेगा, हुकूमत बनाने का भी मौका नहीं मिलेगा। अवाम इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी के साथ जितवाएगी और वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हुक्मरान के तौर पर आके बैठ जाएगा। अब इसमें 2 रास्ते हो सकते हैं, या तो टकराव किया जाए या मफामत की जाए। मफामत का तरीका यह है कि ठीक है, आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, इदारे अपने आप को बाहर रखें और इलेक्शन करवा दें पाकिस्तान में। जो भी इलेक्शन के नतीजे हों उनको तस्लीम किया जाए और पाकिस्तान आगे बढ़े। टकराव का ये हो सकता है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में एक और मार्शल लॉ लग जाए। इससे पहले पाकिस्तान में 4 मरतबा मार्शल लॉ लगे हैं, और उन चारों मार्शल लॉ को अगर आप देखें तो उससे पहले फौज ने कभी भी नहीं कहा कि वो मार्शल लॉ लगाएगी। इसका मतलब है ये एक ऐसी अनसर्टन चीज है जो पाकिस्तान में किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको जरा आप समझे, इस वक्त पीडीएम की जमातें ये चाह रही हैं फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के मार्शल लॉ ही लग जाए। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। जब तक कि मुझे इलेक्शन जितवाने का बंदोबस्त नहीं किया जाएगा तब तक मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। जब तक इलेक्शन जीतने के लिए
मुझे सहूलतें फराहम नहीं की जाएंगी तब तक मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, नवाज शरीफ साहब ने क्लियरली कह दिया। वो तो शायद अगले साल भी इलेक्शन ना लड़ें, जब इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर आ जाए उस वक्त भी भाग रहे होंगे, क्योंकि इलेक्शन जीतना इमरान खान से नामुमकिन होता चला जा रहा है। तो पीडीएम की जमातें चाहती हैं कि चाहे मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन इमरान खान नहीं आना चाहिए, क्योंकि इमरान खान आया तो एक नाइटमेयर होगा, एक डरावना ख्वाब होगा इमरान खान, जो इनके लिए बहुत परेशानियां पैदा कर देगा। लिहाजा चाहे मार्शल लॉ लग जाए। अब मार्शल लॉ क्या लग सकता है? देखिए, एक बात तो ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान के खजाने की हालत आपके सामने है। आज से पहले जब जब मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खजाने की इतनी बुरी हालत नहीं थी। इस वक्त पाकिस्तान के खजाने की बहुत बुरी हालत है और कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा आने की तवक्को भी नहीं है, और ना कोई यहाँ पे खित्ते में इतना बड़ा गेम हो रहा है जिस गेम की वजह से आलमी ताकतें पाकिस्तान के ऊपर पैसा खर्च करें। लिहाजा पाकिस्तान में मार्शल लॉ के इम्कानात अगर आप माशी तौर पे देखें तो पाकिस्तान इतना डाउन है कि यह तजुर्बा बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, अभी जो लोग बुरा भला कह रहे हैं महंगाई पे, गुर्बत, बेरोजगारी पे, बैड गवर्नेंस पे, ये सब बुरा भला लोग पीडीएम की 14 जमातें मिलकर ये गालियां खा रही हैं। अगर पाकिस्तान की फौज मार्शल लॉ लगा देती है या मार्शल लॉ लगाना पड़ जाता है तो ऐसी सूरत में ये जितने शिकवे गिले हैं अवाम के, जितना लोग बुरा भला कह रहे हैं, लोग फिर उसको कहेंगे जो इक्तदार में होगा। यानी जो मार्शल लॉ लगाएगा लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे और वो कहेंगे जी हमारे तमाम मसाइल के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। दूसरा, इमरान खान साहब का जो रिजीम चेंज ऑपरेशन का एक बयानिया था उसके ऊपर एक मोहर लग जाएगी कि बिल्कुल सही बात है, इमरान खान सही कह रहा था कि मुझे निकालने के लिए कोशिश की गई है और मुझे जबरदस्ती और ज्यादती करके निकाला गया है। अब ये मार्शल लॉ इस बात के ऊपर मोहर सब्त कर रहा है कि क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत चल नहीं सकी तो इलेक्शन करवाते हैं तो इमरान खान आ जाता है, लिहाजा मार्शल लॉ ही लगा दो। अब मार्शल लॉ ना लग पाने की एक और बड़ी वजह है, वो ये है कि जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा तो पाकिस्तान में लीडरशिप का उस वक्त फुकदान था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान में एक बेहतरीन लीडरशिप मौजूद हो और मार्शल लॉ लग जाए। लीडरशिप का जब फुकदान होता है तो तब मार्शल लॉ लगता है। इस वक्त लोग एक शख्स को अपना लीडर बना चुके हैं, 80% लोग उसको वोट करते हैं, पाकिस्तान की आवाम उसके साथ खड़ी है, जहां पे इलेक्शन लड़ता है 70 से 80% का वो रिजल्ट देता है। तो जब इतना मकबूल लीडर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में आप मार्शल लॉ नहीं लग सकेगा, क्योंकि मार्शल लॉ लगाएंगे वो शख्स और उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसकी मुजामत करेंगे, और सबको मार्शल लॉ के खिलाफ मुजामत करनी चाहिए। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी इसका आइन है, इसका एक कानून है, तो वहां पे मार्शल लॉ जैसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर इतना लगेगा भी तो उतनी आसानियां नहीं होगी। पाकिस्तान में जब जब मार्शल लॉ लगा लोगों ने मिठाइयां तकसीम की, क्योंकि पॉलिटिकल क़यादत बहुत ज्यादा नीचे चली जाती थी, फौजी क़यादत ऊपर आ जाती थी और मार्शल लॉ लग जाता था, लोग मिठाइयां बांटते थे। इस मरतबा जो है वो सूरत कुछ और है। सूरत एक इलेक्शन का तकाजा कर रही है। अगर इस सूरत हाल में मार्शल लॉ लगाया गया या मार्शल लॉ खुदा न खास्ता लगा तो लोग उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देंगे और हमारा इदारा जो बड़ा कीमती इदारा है उसके लिए मजीद मुश्किलात पैदा होगी, उसका जो एक शोहरत है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। अब जो लॉन्ग मार्च है वो इतना लंबा होता चला जा रहा है इमरान खान साहब का कि एतवार वाले दिन वो जेलम पहुंचेगा। एतवार को जब जेलम पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर रावलपिंडी की तरफ बढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि एक हफ्ता और ये चलता रहेगा, यानी इस एतवार तक ये जेलम पहुंचेगा। जेलम से आगे रावलपिंडी पहुंचने में भी ये लॉन्ग मार्च 3 से 4 दिन लेगा, फिर जुम्मा आ जाएगा और फिर जुम्मा हफ्ता एतवार क्या होगा रावलपिंडी में, ये एक स्ट्रेटेजी है। इसके कुछ पोर्शंस का मुझे पता है, मुझे इसका आइडिया है कि वहां क्या होने जा रहा है। जो सहूलतकार हैं इस इंपोर्टेड हुकूमत के, उनको भी आइडिया है कि वहां क्या होने जा रहा है, और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है। डिपेंड इस बात पे करता है कि पाकिस्तानी कितने बड़ी तादाद में अपना हक मांगने के लिए बाहर आते हैं। अगर तो पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में अपना हक मांगने के लिए बाहर आते हैं, बल्कि जो रिटायर फौजी अफसरान की तंजीमें हैं उन्होंने भी कहा है कि वो और उनकी फैमिलीज भी आएंगे, और बहुत सारे जो रिटायर ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि वो भी आएंगे, आम शहरी कह रहे हैं कि वो भी आएंगे। तो इस तरह सिविल सोसाइटी है, वुकला की तंजीमें वो सारी की सारी आ रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी, और क्या होने जा रहा है सबको आइडिया है। मुझे भी इन्फॉर्मेशन कल कुछ हद तक मिली है, लेकिन इस वक्त वो बड़ी हसास है चीज़ें, तो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। वक्त के साथ साथ आपके सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद डी चौक बहुत पीछे रह गया है। ये लॉन्ग मार्च रावलपिंडी में अपना काम करेगा, और रावलपिंडी में क्या करेगा ये आपको वक्त बताएगा। अब आदम सवाती एक मुश्किल बनते चले जा रहे हैं,
और बहुत बड़ी मुश्किल बनते चले जा रहे हैं। आदम स्वाति साहब का अगर आप स्टेटमेंट के बाद एक स्टेटमेंट देखें तो मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत स्लो आएंगे, लेकिन मैं इनको जानता हूं कि ये एक मुसीबत बन जाएंगे। आदम स्वाति ने कहा कि मेरी इज्जत पर हाथ डाला गया है। राणा सनाउल्लाह, तुम सर्टिफाइड मुजरिम और झूठे हो, जो तुम बो रहे हो वही काटोगे। मेरे घर में तलाशी के दौरान कीमती चीजें ले गए, मेरी जान निकाल लेते, इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। यह सियासत नहीं, मेरे और मेरे खानदान की इज्जत पर हाथ डाला गया है। बैनुल अक़वामी फोरम पर जाऊंगा, एक सेनेटर की इज्जत महफूज नहीं है। यह कानून सेक्टर कमांडर फैसल के लिए नहीं है। FIA असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज को बुलाए, वो बता देगा कि कौन कौन इस जुर्म में शामिल था। मुझे बेलबास किया गया तो कौन कौन मुझ पर हंस रहा था। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया और मेरी चीखों की वीडियोस बनाते रहे। मेरा जुर्म सिर्फ एक बड़े ताकतवर आदमी के खिलाफ ट्वीट करना है। शहबाज गिल का नाम डाल दिया गया है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर। कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान ही अपना मुल्क है। और मेरे ख्याल में जिस आदमी ने सोचा होगा उसने पाकिस्तान से नहीं जाना। शहबाज गिल ने अगर जाना होता तो बहुत पहले भाग जाता। मुझे नहीं लगता उसको फर्क पड़ेगा इस बात से, वो यहाँ पाकिस्तान में ही मौजूद रहेगा। तो नादरीन, ये मार्शल लॉ के हवाले से कुछ सवालात थे, मैंने आपके सामने रख दिए। इम्कानात बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक और बात भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान की कौम ने चीज़ों के ऊपर अपना हक मांगने के लिए रद्द अमल देना भी सीख लिया है। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।